नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है आपका संडे अच्छा गया होगा, आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। अब फिर से हम एक बार पढ़ाई की तरफ जुड़ जाते हैं। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर 20 टू न्यूज़पेपर, इसके तहत 5 करंट अफेयर के टॉपिक्स पर हम चर्चा करते हैं। और आज आपके लिए गुड न्यूज़ है मेरे पास। आप पीडीएफ की इतनी डिमांड कर रहे थे, तो संस्कृति आईएएस की तरफ से आप लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए जितना भी कंटेंट मैं आपको करंट अफेयर में पढ़ाती हूँ, इसको वेबसाइट पर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। वीडियो के एंड में मैं आपको दिखा दूंगी कि कहां जाकर आप इस कंटेंट को ले सकते हैं। आप इसको कॉपी पेस्ट कर भी अपने पास रख सकते हैं, वेबसाइट से पढ़ भी सकते हैं, या फिर अपने पास सेव करके आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये कंटेंट सिर्फ उतना ही है जितना मैं आपको पीपीटी में दिखाती हूँ, जो मैं आपको समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ, वो उसमें नहीं होगा। उसके लिए आपको वीडियो ही सुनने पड़ेंगे, तभी आपको वहाँ पे लिखी हुई चीज़ें भी समझ में आएगी। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे शुरू में हम देखते हैं कि कौन से 5 टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। 5 टॉपिक समझेंगे, एक एक कर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देन एंड में हम देखेंगे कि इसके पीडीएफ को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। पहला देखिए टॉपिक है पीएसएलवी कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको पीएसएलवी के एक मिशन के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया की तरफ से भी एक एक्सपेरिमेंट जो है इसके द्वारा किया जा रहा है, और वो जो एक्सपेरिमेंट है वो दरअसल पोएम ही है। इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ये देखिए जो नेशनल लेवल पर भारत सरकार के द्वारा ही जारी किया जाता है, उस इंडेक्स के बारे में हम बात करेंगे। फिर हल्के बख्तरबंद बहुउद्देश्य वाहन LAMV, सेना को इनकी ज़रूरत है, इनके लिए उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। तो ये क्या होते हैं, इनके स्पेसिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, इसके बारे में हम देखेंगे। भारत ने अपने आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसका एक एग्जाम्पल आज हम पढ़ने वाले हैं। और अंत में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो देखेंगे। देखिए जो बैंक बोर्ड था हमारा, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, या फिर आप कुछ और भी कह सकते हैं उसको, BBB मैं उसको एक्चुअली बोलती हूँ। उसके द्वारा देखिए जो बैंक वगैरह थे, उनके जो हाईएस्ट रैंक वाले ऑफिसर्स वगैरह होते थे, उनकी नियुक्ति की जाती थी। इसके बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी एक प्रश्न भी पूछा हुआ है। लेकिन अब सरकार ने उस वाले सिस्टम को बदलने के लिए एक नई संस्था बनाने की मंजूरी दे दी है। तो हम BBB के बारे में और इस संस्था के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो का हमारे पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है पोएम। बहुत ही प्यारा सा इसका नाम है, क्योंकि कविताएं मैं लिखती भी हूँ, मेरा पर्सनल फेवरेट है, कविताओं को पढ़ना सुकून देती है। और इसरो ने भी दरअसल एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारा ये जो मिशन है, ये ऊपर स्पेस में जाकर एक कविता लिखेगा, एक पोएम लिखेगा। और वैसे अगर इसकी बात की जाए फुल फॉर्म की, तो देखिए इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपका कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका इंडियन एक्सप्रेस है, उसमें ये एक न्यूज़ दी हुई थी, और पोएम के बारे में बाकायदा पूरा उन्होंने डिटेल से चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। इसी आर्टिकल को आधार बनाकर मैं आपके लिए चीज़ें लेके आई हूँ। थोड़ी सी मुश्किल लैंग्वेज है पीपीटी में, बट हम उसको आसान करके समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। पीएसएलवी कक्षीय प्रयोगात्मक मॉड्यूल यानी कि पोएम एक क्या है, एक प्लेटफॉर्म या फिर एक मंच है। सबसे पहले तो ये वर्ड पर ही ध्यान दीजिए। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? अभी मैं जहाँ पर खड़ी हूँ ये भी एक प्लेटफॉर्म ही है, एक मंच ही है। मतलब मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरे खड़े होने के लिए एक स्पेस है। तो इसका मतलब कोई भी जो प्लेटफॉर्म मंच की हम बात करते हैं, किसी दूसरी चीज़ को वो सपोर्ट देता है, ठीक बात है। दूसरा क्या कह रहा है, ये वैज्ञानिकों को कक्षाओं में ही प्रयोग करने के अवसर प्रदान करेगा। कक्षाएं मतलब ऑर्बिट्स। देखिए मान लीजिए ये हमारी अगर पृथ्वी है, तो ये इसका ऑर्बिट होगा, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा अपना चक्कर लगाती है। तो इस कक्षा के अंदर, इस ऑर्बिट के अंदर अगर साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो इसका मतलब इस ऑर्बिट में उनको कोई चीज़ रखनी पड़ेगी। अब अगर कोई चीज़ उन्होंने इस ऑर्बिट में रखनी है, तो उसके लिए एक बेस, एक प्लेटफॉर्म, एक मंच होना चाहिए। तो देखिए अब वो इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म की मदद से इस ऑर्बिट के अंदर ही एक्सपेरिमेंट किए जा सके, राइट। इतना आप समझ गए। आइए देखते हैं। इसके लिए इसरो ने जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ा था, यानी कि PSLV, उसका अंतिम या जो चौथा चरण है, उसके हिस्से का प्रयोग किया जाएगा, जो सामान्य तौर पर प्रक्षेपण की भूमिका खत्म होने के बाद खारिज हो जाता है। आइए समझते हैं थोड़ा सा। देखिए आपका PSLV
कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, जिसमें आपकी 4 स्टेजेस होती हैं। हमने पढ़ा था ठोस एंड लिक्विड तरल स्टेजेस करके ऑल्टरनेट तरीके से होती है। सबसे पहले इसकी पहली स्टेज गिर जाती है, फिर दूसरी स्टेज का जब ईंधन खत्म होता है तो वो भी डिस्कार्ड हो जाती है, फिर तीसरी स्टेज का ईंधन खत्म हो जाता है तो वो भी डिस्कार्ड हो जाती है। और ये सारी, ये मतलब लास्ट की जो 3 स्टेज थी, ये देखिए महासागरों में कहीं गिर जाती हैं, ठीक है। इस तरह का उसका आप कह सकते हैं रखा ही जाता है कि जब रॉकेट ऊपर जाए किसी भी सैटेलाइट को ऊपर स्थापित करने के लिए, तो वो एक एक स्टेज का ईंधन जो है अपना यूज़ करता जाए, वो स्टेज डिस्कार्ड होकर समुद्र वगैरह में गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर ये जो 4th स्टेज बचती थी, जिसको हम PS4 भी कहते हैं, ये दरअसल स्पेस में जाती थी। अब स्पेस से कोई चीज़ वापस तो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी तरीके के धरती पे आएगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो है नहीं, मतलब वो क्या है, उसी स्पेस में घूमते रहेगी, ठीक बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो 4थी स्टेज होती है रॉकेट की, वो अंतरिक्ष के कचरे के रूप में परिवर्तित हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, उसका कोई यूज़ नहीं होता। लेकिन अब साइंटिस्ट ने एक दिमाग लगाया है, उन्होंने ये कहा भाई ये जो 4थी स्टेज है ये अंतरिक्ष में तो पहुंच जाती है ना, और ये अंतरिक्ष में रहती हुई है, तो क्यों ना इस स्टेज को हम एक प्लेटफॉर्म के रूप में, एक मंच के रूप में यूज़ कर लें और इसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज़ें लगाएं। ये ऑर्बिट के अंदर घूमता रहेगा और ऑर्बिट के ही अंदर हमें एक्सपेरिमेंट्स करने की सुविधा देगा। इससे में 2 फ़ायदे होंगे, एक तो जो स्टेज नंबर 4 है वो कचरा नहीं बनेगी, दूसरा फ़ायदा हमें ये होगा कि जो स्टेज नंबर 4 है उसको हम यूज़ कर पाएंगे, उसका ड्यूल यूज़ हो पाएगा। एक तो वो ईंधन दे ही रही है, दूसरा हम उसको एक प्लेटफॉर्म के रूप में भी यूज़ कर रहे हैं। बस इतनी सी ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको हिंदी में बहुत मुश्किल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मुझे कॉम्प्रिहेंड करने में प्रॉब्लम हुई थी। इंग्लिश में पढ़ना फिर भी थोड़ा आसान था, क्योंकि साइंस की लैंग्वेज इंग्लिश में थोड़ी ईजी होती है, हिंदी में इसको थोड़ा मुश्किल बना दिया जाता है। लेकिन हमने एक आम बोलचाल की भाषा में इसको समझ लिया है, अब इसको ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं हमारी पीपीटी क्या कहती है। तो ये कहती है कि जो हमारी 4थी स्टेज थी, ठीक है, वो अब क्या करेगी, वो हमारा जो मिशन का उपग्रह है, जो सैटेलाइट है, उससे अलग होने के बाद जो वैज्ञानिक पेलोड है, वैज्ञानिक पेलोड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो आप रॉकेट पे लगाकर ऊपर अंतरिक्ष में भेज रहे हो, है ना, वो आपका कोई सैटेलाइट हो सकता है, वो आपका कोई एक्सपेरिमेंट करने के टूल हो सकते हैं, वो कोई कैमरा हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो जो साइंस के कुछ पेलोड हैं, जो रिसर्च करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, उनके लिए एक स्थिर मंच, देखिए जब ऑर्बिट में किसी चीज़ को मूव कराना है तो स्टेबिलिटी चाहिए भाई, तभी तो एक्सपेरिमेंट वगैरह ढंग से हो पाएंगे। तो एक स्थिर मंच के लिए लॉन्च वाहन में खर्च किया गया जो ऊपरी चरण है उसके प्रयोग को प्रदर्शित करेगी। अभी क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है, मतलब प्रदर्शन चल रहा है कि किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है, इसीलिए इसरो की तरफ से कहा गया है स्पेस में जाकर एक कविता लिखेगा। पोयम कक्षीय मंच में खर्च किया गया जो PS4 चरण है उसका उपयोग करते हुए कक्षा में वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। सेम बात फिर ये कह रहा है, ये पहली बार हो रहा है जब PS4 चरण एक स्थिर मंच के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, है ना, हमारा जो अर्थ है उस पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। देखिए सैटेलाइट्स देखिए क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है, तो वो क्या है, पृथ्वी का एक सैटेलाइट है। और जब हम पृथ्वी के लिए कोई सैटेलाइट भेजते हैं, यानी कि पृथ्वी के उपग्रह, मतलब वो पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे जो ऑर्बिट होगा। तो इसी तरह ये जो 4था स्टेज है ये भी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। मैंने ऑर्बिट आपको जैसे डायग्राम में दिखाया था, और उसी मंच पर जो पेलोड वगैरह भेजे जाएंगे वो एक्सपेरिमेंट वगैरह का काम करेंगे। तो ऐसा पहली बार है कि जो ये चरण 4 है ये स्थिर मंच के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। एक बार जब इसकी तैनाती हो जाएगी ऑर्बिट में, स्थिर करने के लिए एक समर्पित NGC एक टेक्नोलॉजी है, बस आपको इसके फुल फॉर्म पता हो, नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल प्रणाली का उपयोग करेगा। भाई कोई चीज़ ऊपर ऑर्बिट में है जहाँ पर उसको स्टेबलाइज रहना है, तो उसको स्टेबल रखने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा कोई टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। उस तकनीक का ही नाम है नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल प्रणाली। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ये सारा कंटेंट मैंने इंडियन एक्सप्रेस और जो इसरो की वेबसाइट है उन दोनों से उठा कर लिया है। मेरे हिसाब से चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई होंगी। तो ये जो NGC है, ठीक है, ये एक इस मंच के, इस प्लेटफॉर्म के मस्तिष्क के रूप में काम करेगा। भाई मैं आज सीधी खड़ी हो पा रही हूँ, अपने हाथ से कोई चीज़ उठा पाती हूँ, अपना बैलेंस बना पाती हूँ, ये बिकॉज ऑफ माई माइंड। मेरा जो दिमाग है वो इस तरह के सिग्नल्स भेजता है मुझे कि
आई कैन बैलेंस ऑन माई सेल्फ, राइट। तो इसी तरह ये जो स्थिर रखने के लिए समझ को एक मस्तिष्क का काम करेगा ताकि वांछनीय सटीकता हासिल की जा सके। ठीक बात है। ये जो PS4 होगा इसमें टैंक होंगे, लिथियम आयन बैटरी होंगी, इसके अलावा इसमें सौर पैनल्स होंगे। भाई कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करेगी तो उसके लिए ऊर्जा तो चाहिए ही। तो आप बैटरीज वगैरह तो भेज रहे हो बट वो अनंत काल तक तो काम नहीं करेंगी, तो लंबी अवधि तक उसको ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी होती रहे। लिथियम आयन बैटरी के साथ साथ सोलर पैनल भी उसमें लगाए जा रहे हैं जो स्पेस की सौर एनर्जी का उपयोग करते हुए जो है शक्ति दे। इसमें 4 सन सेंसर होंगे, एक मैग्नेटोमीटर होगा, जायरोस होगा, नाविक का उपयोग करने के लिए नेविगेट भी करेगा। इसमें हीलियम गैस भंडारण का उपयोग करते हुए एक समर्पित नियंत्रण प्रणोदक भी होगा और ये दूर संचार सुविधा में सक्षम है, कम्युनिकेशन में एनेबल रहेगा ताकि जो कुछ भी ऊपर चल रहा है उसकी जानकारी वैज्ञानिकों तक पहुंचती रहे। ठीक बात है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, बहुत आसान भाषा में अगर पढ़ लेते हैं तो हमेशा के लिए याद हो जाता है। देखिए ये हमारा PSLV है और ये देखिए इसके स्टेजेस यहाँ पे बेसिकली आपको दिखाई हुई है। स्ट्रैप बूस्टर्स मोटर लगे हुए हैं जिनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है। इस अभियान में कक्षीय मंच की स्थिरता को ज़्यादा महत्व दिया गया है, स्टेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस है। इसरो की ये तकनीक जो अंतरिक्ष में कचरा बढ़ रहा है उसको तो कम करेगी ही, साथ में सैटेलाइट और अन्य पेलोड को सटीकता से पहुंचाने में भी सहायक होगी। क्या इसका यूज़ है? जो मैंने आपको बताया था वही यहाँ पर अगेन फिर से लिख दिया गया। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि PDF की डिमांड तो आप कर रहे थे, वो हमारी तरफ से दी भी जाएगी, लेकिन अगर आप वीडियोज़ नहीं सुनेंगे तो चीज़ें समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये कंटेंट बनाती हूँ मैं और मैं उस हिसाब से कंटेंट बनाती हूँ कि कुछ आपको यहाँ दे दिया जाए और कुछ मैं आपको बोल के बता दूँ, चीज़ें मैं आपको समझा दूँ, राइट। चलिए अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। ये कह रहा है PSLV कक्षीय प्रयोगात्मक मॉड्यूल यानी कि पोयम के संदर्भ में कुछ कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करना है आपको, बताइए दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, या दोनों ठीक है दोनों गलत है। जल्दी सोचिए, मैं टिक टिक कर रही हूँ। देखते सॉल्व करते हैं। ये एक ऐसा मंच है जो वैज्ञानिकों को कक्षा में ही प्रयोग करने का अवसर प्रदान करता है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस पे बेस्ड था कि ऑर्बिट के अंदर ही एक्सपेरिमेंट करने हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। फिर ये कह रहा है इसका उपयोग कर प्रक्षेपण यान जो होता है उसका जो चौथा चरण होगा उसका उपयोग किया जा सकेगा और इसकी वजह से फाइनली क्या होगा, कचरे वगैरह में भी कमी आएगी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। अब तो हमने समझ लिया है तो हमें अच्छे से पता है। अब प्रश्न में पूछा गया है कौन सा सही है, हमारा पहला और दूसरा दोनों ठीक है, इसलिए C हमारा आंसर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे आपके पास रिवीजन करने का टाइम कम है, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, अगर आप सिर्फ इस प्रश्न को ही रिवाइज कर ले तो क्या पोएम के बारे में आपको फिर से याद नहीं आ जाएगा जो भी हमने इस क्लास में पढ़ा है? बिल्कुल आ जाएगा। तो क्वेश्चंस हमने इसी तरह फॉर्म किए हैं कि रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। ठीक बात है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। यहाँ पर देखिए एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 7 स्टेट्स अमंग टॉप अचीवर्स, राइट। ऐसे करके एक पूरा का पूरा इंडियन एक्सप्रेस के अंदर न्यूज़ आई थी। आइए देखते हैं। जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उन्होंने एक रिपोर्ट थी जिसका नाम था बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP 2020। इसके तहत जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका मूल्यांकन किया है और फिर उस मूल्यांकन की एक रिपोर्ट जारी की है। समझते हैं। हमारे पास एक रिपोर्ट थी जिसका नाम था बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। ठीक है, इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड पर जो स्टेट है और जो यूटी हैं उनको बेसिकली दर्जा दिया गया था कि भाई वो कैसा काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के बेस पर जो राज्यों का और यूटीज़ का मूल्यांकन हुआ है उसके आधार पर एक नया इंडेक्स निकाल दिया है जो कि आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है। तो ये वाली जो रिपोर्ट है इसका नाम भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि इस इंडेक्स को याद रखना। ठीक है, आइए बाकी चीज़ें देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि रैंकों की घोषणा करने के पहले के अभ्यास के मुताबिक बल्कि मुकाबले राज्यों को शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले आकांक्षी उभरते हुए व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्रों में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए, अगर आप PDF में इसको ऐसे ही पढ़ लें तो कैन यू मेक इट अ सेंस रिगार्डिंग इट?
नो, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसीलिए वीडियो देखना ज़रूरी है। क्या देखिए, पहले क्या है, राज्यों को रैंक दी जाती थी, फर्स्ट रैंक किसकी आई है, सेकंड किसकी आई है, टॉप 10 रैंक में कौन है। लेकिन फिर ये देखा गया गवर्नमेंट के द्वारा कि हम तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, और दो राज्यों में कई बार बहुत कम अंतर होता है लेकिन रैंक में डिफरेंस आ जाता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक देने से बेटर तरीका ये है कि हम कैटेगरीज के अंदर इनको जो है डिवाइड कर दें। जैसे अमर्जिंग स्टेट कौन से हैं, अचीवर स्टेट कौन से हैं, इसके अलावा जो आपका एक बिजनेस इकोसिस्टम को लेकर स्टेट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इन कैटेगरीज के अंदर राज्यों को और यूटीज़ को जो है हम जो है डिवाइड कर देंगे, रैंक नहीं देंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए जो हमारा DPIIT है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम के लिए संस्थागत एंकर के रूप में काम करता है। रिपोर्ट ये कहती है कि व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 जो हमने पहली स्लाइड पे देखी थी, उसका हिंदी में नाम ये है कि कार्यान्वयन के आधार पर जो राज्य है और यूटीज़ हैं, इनको शीर्ष प्राप्तकर्ताओं के रूप में जो देखा गया है उसमें है गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित 7 राज्य, यानी कि जो शीर्ष प्राप्तकर्ता वाली कैटेगरी है। अब फर्स्ट अगर रैंक दी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेट को रैंक दे देते या 2 स्टेट फर्स्ट रैंक को साझा कर लेते, लेकिन बहुत कम डिफरेंस होता है शायद सेकंड थर्ड फोर्थ वाले में। इसीलिए जो 7 राज्य अच्छा काम कर रहे थे सबसे ज़्यादा, उन 7 के साथ को जो शीर्ष प्राप्तकर्ता वाले राज्य है इनके रूप में रैंक दी गई है, जिसमें से गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित टोटल 7 राज्य हैं। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्य हैं, उन्हें अचीवर्स के रूप में जो है कैटेगराइज किया गया है। उभरते हुए यानी कि एमर्जिंग व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र की श्रेणी में दिल्ली है, पुदुचेरी है, त्रिपुरा है, 11 और राज्य और यूटीज है। ठीक बात है। और जो एस्पायर श्रेणी है उसमें असम, केरल, गोवा सहित 7 राज्य और शामिल हैं। तो आपको बस थोड़ा सा ये वाला याद होना चाहिए कि जो आपका गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है वो आपके शीर्ष प्राप्तकर्ताओं वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर आए हैं। अब हम बार बार BRP जो रिपोर्ट है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए जो DPIIT है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उन्होंने देश भर में निवेशक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए व्यापक सुधार चलाए और 2000 से लगातार वो ऐसी रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स, निवेशक आपके यहाँ किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर उस इन्वेस्टमेंट के लिए कितना बढ़िया इकोसिस्टम आपने बना रखा है, कैसा माहौल है आपके यहाँ, उसके बेस पर 2014 से लगातार ही ये जो आपकी BRAP रिपोर्ट है इसको जारी किया जा रहा है। किसके द्वारा? DPIIT के द्वारा, राइट। जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसके अनुसार BRAP रिपोर्ट में 301 सुधार बिंदु हैं जो 15 व्यावसायिक नियामक क्षेत्रों को कवर करते हैं। जैसे कौन कौन सी वो कैटेगरीज हैं जिन पे राज्यों को रैंक दी जा रही है, जैसे सूचना तक पहुंच, एकल खिड़की प्रणाली, श्रम, पर्यावरण और क्षेत्रीय सुधार, और एक विशिष्ट व्यवसाय के जीवन चक्र में अन्य सुधार। मतलब जितनी भी चीज़ें एक इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करती हैं उन सारी चीज़ों पर कहा है ना कि 301 सुधार पॉइंट जो हैं उन पर बेसिकली चीज़ों को रैंक दी जा रही है, राइट। तो इतना समझ लिया, छोटा सा हमारा एक ये टॉपिक था। अब आइए इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पूर्व में प्रदान की जाने वाली रैंकों के स्थान पर राज्यों को श्रेणियों में वर्गीकृत जो है किया गया है। सही बात है, रैंकिंग वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया है, कैटेगरीज अब देने लग गए हैं। ठीक है, ये कह रहा है इसमें दिल्ली और मुंबई शीर्ष 2 स्थानों पर शामिल है, जबकि हमने अभी पढ़ा कौन कौन सी राज्य है, वो गुजरात है, दूसरा बताइए कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, तीसरा कौन सा है जल्दी बताइए, देखना नहीं है, तेलंगाना है। सही बात है, तो दिल्ली और जो मुंबई वाला है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर पूछा गया है कि कौन सा सही है, तो पहला ठीक है, दूसरा गलत है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। क्या है? हल्के बख्तरबंद बहुउद्देशीय वाहन LAMB। देखिए द हिंदू में एक आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया था कि आर्मी ने एक प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया है 800 लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज
पर्पस व्हीकल्स LAMV को परचेज करने के लिए। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, आर्मी ने जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस पर जो भारत चीन का गतिरोध जारी है, साथ में सेना ने उत्तरी सीमाओं पर तैनात करने के लिए लगभग 800 हल्के बख्तरबंद बहुउद्देशीय वाहनों की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनको कहाँ कहाँ तैनात किया जाएगा? खासकर पहाड़ी इलाके जो बर्फ से ढके रहते हैं, पूर्वी लद्दाख और उत्तरी सिक्किम के क्षेत्र, यहाँ पर टोही मतलब रैकी का काम करने के लिए और निगरानी यानी कि मॉनिटरिंग करने के लिए, ज़रूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध भी कर सके, इसके लिए इन वाहनों की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका मतलब LAMV जो है, इनके दो बहुत महत्वपूर्ण काम है। एक तो टोही यानी कि पहले ही जाकर आगे आगे दुश्मन की जानकारी लेना, और फिर पीछे जो आपकी इन्फेंट्री है, जो आपकी पैदल सेना है, उन सबको ये सूचना पहुंचाना। दूसरा क्या है? निगरानी करना, लगातार मॉनिटरिंग करते रहना कि कोई खतरा तो नहीं है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य रहेगा। तो देखिए, ये वाहन जो है भारतीय विक्रेताओं से खरीदे जाएंगे, स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित इनको किया जाएगा। ठीक है, उत्तरी सीमा के अलावा इन वाहनों को जो पाकिस्तान के साथ भारत की पश्चिमी सेना है, जहाँ पर जैसे कि मैदान वाला एरिया है या रेगिस्तान वाला एरिया है, वहाँ भी तैनात किया जाएगा। जो मशीनीकृत हमारी पैदल सेना होती है और जो बख्तरबंद हमारा रेजिमेंट होता है, उसमें जो रैकी सैनिक होते हैं, रैकी और निगरानी प्लाटून के साथ इसको नियोजित किया जाएगा। ठीक है, तो आर्मी में देखिए अलग अलग तरीके से चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया होता है। तो उसमें से एक तो आपकी मैकेनाइज्ड जो है पैदल सेना होगी, एक आपकी बख्तरबंद वाली रेजिमेंट होगी। बेसिकली इनके साथ इन वाहनों को यूज़ किया जाएगा। मैंने बताया ना, ये आगे चल कर दुश्मन के बारे में सूचना लेंगे और फिर जो पीछे हमारी पैदल सेना है उस तक सूचना भेजेंगे। ये जो हल्के बख्तरबंद बहुउद्देशीय वाहन है, ये निरंतर निगरानी करने में मदद करेंगे, और इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, लाइट आर्म्ड मल्टीपर्पज व्हीकल। जब एक नया 4x4 वाली जो कैटेगरी है, वो हल्का गश्ती वाहन है, जिसको टाटा मोटर्स डिफेंस सॉल्यूशन ने यूके के एक सुपर कैट के सहयोग से विकसित किया है। ठीक है, तो कौन बना रहा है इंडिया में? तो जो हमारा टाटा मोटर्स एंड डिफेंस सॉल्यूशन है, ठीक है, 4x4 का वो बना रहा है। देखिए, ये इमेज देख लीजिए। जब ये इमेज आप एक बार देख लेंगे तो दिमाग में याद रह जाएगा कि आखिर हमने पढ़ा था LAMV है क्या, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो वाहन है वो सैन्य परिवहन, टोही, सीमा पर गश्त, काफिले की सुरक्षा, शहरी युद्ध अभियानों में इनको तैनात किया जा सकता है, यानी कि इन सब का ये सारा का सारा यूज है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या होंगी? तो इसमें पर्याप्त गतिशीलता होगी, मोबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी। भाई वाहन एक है ना 4 पहियों वाला, एक ये अनिवार्य परिचालन कार्यों को पूरा करने के लिए इसमें आवश्यक हथियार भी लगे होंगे, गोला बारूद होगा, निगरानी और संचार के लिए उपकरण लगे हुए होंगे, युद्ध भार ले जाने में भी ये सक्षम होंगे। ठीक है, और जो 4x4 वाला LAMV है, उसकी लंबाई होगी 5.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, ऊंचाई 2.3 मीटर। ठीक है, जो सकल वाहन का वजन होगा वो लगभग 800 किलोग्राम होगा। पेलोड ले जाने की जो क्षमता होगी वो लगभग 1500 किलोग्राम होगी। जो चालक और कमांडर है उनके लिए एक डिस्प्ले सिस्टम भी रहेगा, ताकि उस सामने चीज़ों को अवलोकन करने में उनको हेल्प मिल सके। भाई किसी भी वाहन में डिस्प्ले सिस्टम होना तो ज़रूरी है, राइट। इसके अलावा इसमें क्रू पॉड होगा, ठीक है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम होगा, रेडियो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो GPS है उसके साथ काम करने वाली चीज़ें, ड्राइवर की सहायता के लिए कैमरा वगैरह स्थापित किया जाएगा। भाई जब आपने किसी चीज़ की टोह लेनी है, किसी चीज़ की निगरानी करनी है, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो होने लाजमी है। GPS के द्वारा आप लोकेशन वगैरह का पता लगाते हैं, कैमरा वगैरह के द्वारा पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं, कोऑर्डिनेशंस वगैरह का पता लगाते हैं, संचार उपकरणों के द्वारा आप अपनी जो पीछे आपकी प्लेटून आ रही है उसके साथ कम्युनिकेशन स्थापित करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो होंगी ही, ठीक बात है। तो ये हमने इसके बारे में समझ लिया, एक बेसिक चीज़ है कि कैसा ये रहेगा। हालांकि अभी इनको निर्मित किया जाना बाकी है, बाद में जब सेना इनको कमीशन करेगी हम इनके बारे में फिर से डिटेल से पढ़ेंगे। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्के बख्तरबंद बहुउद्देशीय वाहन LAMV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सैन्य परिवहन, टोही और निगरानी कार्यों तथा शहरी युद्ध अभियानों में नियोजित किए जाएंगे। तो ये तो सही बात है,
ठीक है। इसे भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। भाई फ्रांस का नाम तो हमने पूरी न्यूज़ में कहीं नहीं पढ़ा, हमने तो बल्कि क्या पढ़ा है, स्वदेशी रूप से इनको बनाया जाएगा, है ना, ये गलत है। ये बर्फ से ढका जो पूर्वी लद्दाख और उत्तरी सिक्किम वाला एरिया है, साथ में मैदान और रेगिस्तान वाला इलाका है, हर जगह कार्य करने में लगभग सक्षम है। कहा जा रहा है कि 5000 मीटर की ऊंचाई तक इनको डिप्लॉय किया जा सकता है, और जो वो टफ टेरेन होता है वहाँ पर भी ये जो है एक तरीके से अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। पूछ रहा है कौन सा सही है, दूसरा हमारा गलत है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल। अब या तो ये ठीक होगा या तो ये, तो यहाँ पे 1 और 3 ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। चलिए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ। फोर्थ टॉपिक में देखिए यहाँ पर एक पिक्चर देख लीजिए। बेसिकली जो DRDO है उन्होंने सक्सेसफुली एक अनमेन्ड जो हमारा व्हीकल होता है, UAV भी जिसको बोलते हैं, उसका बेसिकली एक डिमॉन्स्ट्रेशन फ्लाइट किया था, एक परीक्षण वाला फ्लाइट किया था, और वो बहुत सफल रहा है। इसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो क्या है, ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, राइट। तो देखिए DRDO ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित जो एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है वहां पर सफलतापूर्वक किया है। अब इस परीक्षण का क्या महत्व है, हम इतना खुश क्यों है, क्योंकि भारतीय सेना 3-4 साल से ऐसे अगर ये जो स्टेल्थ ड्रोन है, स्टेल्थ का मतलब होता है छिपने की क्षमता जिसमें होती है, जो रडार वगैरह को धोखा देकर छिप जाते हैं। अच्छा एक कमेंट आया था कि मैम ने बोला है कि एग्जामिनर आपको इसी तरह से गच्चा देता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धोखा देना। जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है वो ठीक लग रही है बट वो ठीक नहीं है, या फिर जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है वो गलत है बट वो गलत नहीं है, और आपको उलझाने की, आपको फंसाने की कोशिश एग्जामिनर की तरफ से की जाती है। तो इसी तरीके से ये वाले भी जो हमारे UAVs होंगे, ये जो रडार वगैरह होंगे उनको गच्चा दे देंगे। ठीक है, इनके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, और क्योंकि एक्सपेरिमेंट सफल रहा है तो अब से 3-4 साल बाद हमारी सेना के पास जो स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन वाले ये होंगे, और इससे हम सीमाओं की निगरानी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, अमेरिका के B-2 बम वर्षक की तरह दिखता है, पूरी तरह से स्वचालित है। इस विमान ने खुद ही टेक ऑफ किया था, पूरा का पूरा नेविगेशन संभाला था, और उसके बाद इसने लैंडिंग भी खुद ही की थी। ठीक है, ये जो मानव रहित विमान है इनको बेंगलुरु का जो वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान है, एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट जो है हमारा ADE, उसने डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है। और जो ADE है वो DRDO की एक विशेष रिसर्च लेबोरेटरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ADE DRDO की एक रिसर्च लेबोरेटरी है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। चलिए अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या। ये छोटे टर्बोफैन इंजन से उड़ता है। विमान में उपयोग किए जाने वाले एयर फ्रेम, अंडर कैरिज और संपूर्ण उड़ान नियंत्रण और जो एवियोनिक्स लगे हुए हैं वो सारे के सारा क्या है, स्वदेशी है, हमने खुद ही बनाया, कुछ भी चीज़ बाहर से नहीं लिए। इस तरह का कुछ ये दिखाई देता है। ठीक है, 21वीं सदी की लड़ाइयों में जो मानव रहित विमान यानी कि UAV हैं वो एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। अगर एक कंट्री के पास इनकी टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो युद्ध में पिछड़ जाएगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका हमें पता चल चुका है जब आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख संघर्ष हुआ था, वहाँ भी ये फैक्ट इस्टेब्लिश हो गया कि अब अगर कोई वॉर जैसी सिचुएशंस आती है तो ये मानव रहित जो विमान हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट अदा करेंगे। एक तो क्योंकि इनमें मानव नहीं रहता है, ये पूरा ऑटोमेटिक चलते हैं, तो एक लाइफ लॉस होने का डर नहीं रहता। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लिया जा सकता है। दूसरा, इनके अंदर क्योंकि छुपने की क्षमता होती है, इनके साइज़ छोटे होते हैं, इनके अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं, वैरायटी अलग, तो बहुत सारी एप्लीकेशन में बहुत सारे तरीक़ों से इनको यूज़ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक मानव रहित विमान है जो स्टेल्थ टेक्निक से लेस है। बिल्कुल सही बात है ना, ये तो इसका बेसिक फीचर था। इसे बेंगलुरु के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है, तो ये भी ठीक है, ADE ने इसको बनाया है, और ADE जो है DRDO की एक विशेष क्या है, लेबोरेटरी है।
ठीक बात। तो ये भी क्या है, सही हो जाएगा। पूछा है कौन सा सही है, तो हमारे 1 और 2 दोनों ठीक है, इसलिए हमारा जो है आंसर सी हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं अपना आज का लास्ट का टॉपिक, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो। ये देखिए न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि बीबी एरा एंड्स न्यू बॉडी टू सेलेक्ट चीफ्स ऑफ पीएसयू बैंक्स इंश्योरेंस फर्म्स। यानी कि जो बीबी का एरा था वो खत्म हो रहा है, अब एक नई बॉडी आ रही है जो बैंक के ऑफिसर्स वगैरह का सिलेक्शन करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है, अपॉइंटमेंट कमेटी जो है कैबिनेट की, उन्होंने FSIB की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये FSIB ही एक नई बॉडी है। केंद्र ने सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, वित्तीय संस्थान हैं, उनमें पूर्णकालिक जो निदेशक होंगे, जो गैर कार्यकारी निदेशक होंगे, उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिशें, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, फाइनल से इनका नहीं होता है, ये सिर्फ रिकमेंडेशन करते हैं। फाइनल से किसका होता है ये हम बाद में देखेंगे। सिफारिशें करने के लिए वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी कि PSIB को एक एकल इकाई के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है बैंक बोर्ड ब्यूरो को समाप्त किए जाने के रूप में देखा जा रहा है, और इस बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन 1 अप्रैल 2016 को किया गया था। इसका उद्देश्य भी यही था कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, जो वित्तीय संस्थान बोर्ड हैं, उनके लिए व्यक्तियों का चयन करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की जो बीमा कंपनियां हैं, संस्थान हैं, उनमें कॉरपोरेट प्रशासन सुधार उपायों के रूप में सिफारिश करने हेतु एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया था। बेसिकली बैंक वगैरह में जो बहुत सारा NPA वगैरह बढ़ रहा था, तो एक रिफॉर्म के रूप में ये देखा गया, भाई एक बोर्ड बना देते हैं, एक नई संस्था बना देते हैं जो यहाँ के निदेशकों वगैरह का चयन करेगी और साथ में यहाँ पे बेटर गवर्नेंस के लिए कुछ चीज़ें लेकर आएगी। तो इसी के रूप में BBB का देखिए गठन हुआ था, बट अब इसको भी रिप्लेस करके एक नई संस्था को लाया जा रहा है। ठीक है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वित्तीय सेवा विभाग को वित्त मंत्री की मंजूरी के साथ जो राष्ट्रीयकृत बैंक प्रबंधन और विविध प्रावधान योजना 1970-80 में आवश्यक संशोधन करने और फिर सरकार को PSIB को एकल इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए प्रस्ताव अधिसूचित करने के लिए कहा है। यानी कि जो नियुक्ति समिति है उसने वित्तीय सेवा विभाग को ये कहा है कि भैया आप फाइनेंस मिनिस्टर की मंजूरी लीजिए, ये वाली योजना है इसमें संशोधन कीजिए, फिर FSIB को इस्टेब्लिश कीजिए, फिर हम ये सब चीज़ों के बारे में नोटिफाई कीजिए। इस सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? जब हमारे पास ऑलरेडी एक बॉडी थी BB के रूप में, तो हमें नया क्यों कुछ चाहिए? तो एक तो दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय आप बता सकते हैं कि पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो ब्यूरो है वो PSU में सामान्य बीमाकर्ताओं में नियुक्तियों की सिफारिशों के लिए एक सक्षम निकाय नहीं था, इसलिए एक ओवरहॉल की ज़रूरत थी। भाई बैंकों के लिए भी आप निदेशकों की नियुक्ति की सिफारिश दे रहे हो और जो सरकारी बीमा वाले संस्थान है उनके लिए भी दे रहे हो, बट दिल्ली हाई कोर्ट ने ये माना कि बीमा वाला जो सेक्टर है उसमें आप पूरा का पूरा सक्षम नहीं हो इन चीज़ों को बताने के लिए, इसलिए एक नई बॉडी लाने की, एक नए ओवरहॉल की ज़रूरत थी। दूसरा रीज़न ये था, BBB ने काम तो अच्छा किया बट स्टिल भर्ती जो थी वो काफ़ी धीमी रही है, काफ़ी सारी वैकेंसीज पड़ी रही हैं। साथ ही BBB का जो कार्यकाल था वो जितने टाइम का था उसको भी एक्सपेंड करके 2 साल और बढ़ा दिया गया था। अब वो जो विस्तारित 2 साल थे वो भी ख़त्म हो गए थे, तो मतलब नई भर्तियाँ रुकी पड़ी थी और नई भर्तियाँ तभी होनी थी जब कोई नया निकाय आए, क्योंकि BB का तो कार्यकाल पूरा हो चुका था, एक्सटेंडेड वाला भी। तो ये वाले कुछ रीजंस थे। अब हम क्योंकि बार बार BB का नाम ले रहे हैं, ये BB नहीं है, BBB है, ठीक है, तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। RBI के द्वारा नियुक्त जो नायक समिति थी, नाम याद कर लीजिएगा, इनके सिफारिशों के आधार पर फरवरी 2016 में एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में, एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, केंद्र सरकार की जो इंद्रधनुष योजना थी, जो बैंकिंग सेक्टर वगैरह में रिफॉर्म लाने के लिए, बल्कि फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए लाई गई थी, उसका ये एक हिस्सा था। पिछले करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट थी, अभी बस थोड़ा सा पता हो। ठीक है, इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, राज्य के स्वामित्व वाले जो वित्तीय संस्थान हैं, उनमें पूर्णकालिक निदेशकों के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति करना था, पूर्णकालिक निदेशक भी और गैर कार्यकारी अध्यक्ष भी। तो अब इसको बदल के वो लेकर आ रहे हैं FSIB। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सिर्फ सिफारिशें कर सकते हैं, फाइनल से किसका होगा? आइए देखते हैं। वित्त मंत्रालय
प्रधानमंत्री कार्यालय के परामर्श से नियुक्तियों पर अंतिम निर्णय लेता है। चाहे बीबीबी हो, चाहे एफएसआई भी हो, जस्ट रिकमेंडेशन देंगे। फाइनली किसकी नियुक्ति होनी है ये वित्त मंत्री तय करते हैं, और वो भी पीएमओ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है उससे एडवाइस करने के बाद, सलाह मशविरा करने के बाद तय करते हैं। अब तक की पूरी स्लाइड में दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसको प्लीज ध्यान रख लीजिएगा। अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं जो वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो है, इसके संदर्भ में कथन पर विचार करते हैं। ठीक है, जब इसकी पूरी बाकायदा गाइडलाइंस जारी कर दी जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा कि किस तरह का इसका स्ट्रक्चर वगैरह रहने वाला है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, बीमा करता है, वित्तीय संस्थान है, वहाँ पर पूर्णकालिक और गैर कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति के सिफारिश का कार्य करेगा। सही बात है, ये इसका सबसे प्रायोरिटी वाला उद्देश्य है। नियुक्तियों के संबंध में जो अंतिम निर्णय होता है वो प्रधानमंत्री कार्यालय के परामर्श से वित्त मंत्रालय द्वारा लिया जाता है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो हमारा पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, इसलिए हमारा आंसर डी आ जाएगा। राइट, ना तो एक ना तो दो। ये जो सही नहीं है ना, इस पर बहुत ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और अभी मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि आप जो पीडीएफ है उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि संस्कृति आईएएस का वेबसाइट खुला हुआ है। अगर आप देखिए sanskritis.com टाइप करेंगे तो ये वेबसाइट खुलकर आपके सामने आ जाएगा। इसी में आपने हिंदी वेबसाइट पर जाना है, और हिंदी वेबसाइट में भी देखिए सबसे आसान रास्ता है, यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट वाला सेक्शन है इसमें आप जा सकते हैं, या फिर ये जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है इसको भी आप विजिट कर सकते हैं। राइट, और यहाँ पर देखिए जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, जैसे पीएसएलवी कक्षा प्रायोगिक मॉड्यूल यानी कि पोएम, ये यहाँ पर डल जाएगा। तो इसको आप अपने पास सेव रख सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, या फिर इसको पढ़कर आराम से आप अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। तो अब पीडीएफ की समस्या का तो समाधान हो गया है। अब आपने देखिए पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि करंट अफेयर जितना बेहतर आप प्रिपेयर करेंगे, एंड के दिनों में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको अपनी तैयारी पे रहेगा। स्टैटिक का आपको बार बार रिवाइज करने का टाइम मिलेगा, क्योंकि एंड के दिनों में फिर हमें ये लगता है कि हम करंट अफेयर के रूप में क्या पढ़ लें, जबकि एंड टाइम में वो तैयार नहीं होता है। इसीलिए डेली बेसिस पर तैयार कीजिए, वीडियोस को सुनिए, समझिए, और समझने के बाद वेबसाइट पर जाइए, और फिर यहाँ से अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, सेव करके रखना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं। अब पीडीएफ की समस्या का आपका समाधान हो गया है, आपने बस पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बेहद धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।